नमस्कार। आज हम एमपीपीएससी मेंस में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसमें से पेपर सेकंड का मैं टॉपिक लिया है रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में लैंगिक भूमिका का हम अवलोकन करेंगे, क्या रहा है, किस तरह की स्थिति है आदि। साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है वो भी हम देखेंगे और सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और क्या प्रयास किए जाने चाहिए ये हम समझेंगे आज के डिस्कशन में। जैसा कि टॉपिक मैंने लिया, आपको बताया कि रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये टॉपिक क्यों जोड़ा गया पहले आप पता चाहिए कि हमें पता है कि भारत में लैंगिक आधार पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्राचीन काल से आदिकाल से एक बड़ी समस्या है। और ये जो लैंगिक भेदभाव है ये केवल ऐसा नहीं कि राजनीति में ही है, ये लैंगिक भेदभाव हमारे समाज सामाजिक स्थिति में, महिलाओं की पुरुषों की आर्थिक स्थिति में और राजनीतिक में तो मौजूद ही है। सामाजिक में मैं बात कर रहा हूं, शिक्षा के पैरामीटर हम देखें एजुकेशन के तो वहां भी ये चीज बहुत कमजोर है। यदि हम हेल्थ की बात करें तो वहां भी ये चीज बहुत कमजोर है। हम यदि शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की, इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक में भी एम्प्लॉयमेंट महिलाओं को काफी कम है, महिला रोजगार काफी कम है, महिला श्रम बल वर्क फोर्स में काफी कम है। और राजनीति में यदि हम देखें, चाहे वो हम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति देखें वहां, चाहे राज्य स्तर की राजनीति देखें वहां, और लास्ट यदि हम देखें आपका स्थानीय स्तर पे तो वहां स्थिति महिलाओं की काफी कमजोर है। और इसी कारण से इस टॉपिक को सिलेबस जोड़ा गया कि रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स। अब यदि इस पूरे विषय को जो हम समस्या समझ गए कि ये पैरामीटर्स में महिलाओं की स्थिति काफी कमजोर है राजनीति के अलावा, तो कुल जमा निष्कर्ष निकलेगा कि सारे पैरामीटर्स मिलके इस राजनीति में महिलाओं की भूमिका कमजोर को सपोर्ट करते हैं, उसको संभव करते हैं, उसको लेके आते हैं। अब यदि इस विषय की हम गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि जो महिलाओं की राजनीति में भूमिका है वो इसलिए कमजोर है कि भारत में एक ऐसा समाज है जो पित्तवादी सोच, पित्तात्मक पैट्रियर्कल सोसाइटी पे आधारित है। और इस समाज की नींव प्राचीन काल से ही इस तरह रखी गई। हम यदि प्राचीन काल ग्रंथों में देखें तो वहां कई जगह महिलाओं के जन्म को पिता के लिए या बच्ची के जन्म को पिता के लिए पीड़ा कारण माना, इस तरह की बातें मिलती हैं। और ये जो उदाहरण मैंने दिया यही समझ आ रहा होगा किस प्रकार महिला पुरुष को लेके प्राचीन काल से ही असमानता का सोच हमारे समाज में मौजूद है। पित्तवादी सोच ये कहती है कि जो बाहरी कार्य हैं घर के बाहर वो पुरुषों के होंगे और घरेलू कार्यों का दायित्व महिलाओं के पास है। ठीक, ये माना गया कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से कमजोर हैं, वो इतने निर्णायक विषय या इतने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए उतनी समर्थ नहीं है जितने पुरुष। इस सोच के साथ हमारे समाज की शुरुआत होती है। मैंने आपको उदाहरण दिया प्राचीन ग्रंथों का जहां पे कहा गया कि पुत्री का जन्म पिता के लिए दुखदायी है। ये उत्तर वैदिक काल का है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वेद में या किस उपवेद में या बाकी इसमें जिक्र मिलता है इसका। मैं अब आगे जगह नहीं कहूंगा, लेकिन हम विषय पे आते हैं क्या है। तो ये जो स्थिति थी महिलाओं की, ये आज भी कहीं ना कहीं निरंतर जारी है। हालांकि पहले इस स्थिति में काफी सुधार हुआ, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति, लैंगिक असमानता हमारे यहाँ मौजूद है। और ये लैंगिक असमानता हम देखें तो कई आयाम में है। यदि हम इसको धर्म के आधार पर देखें तो हम देखेंगे कि लैंगिक असमानता धार्मिक रूप से हर धर्म में अलग अलग तरह की है। ठीक, स्पेशली अल्पसंख्यक समुदाय में लैंगिक असमानता की स्थिति और ज्यादा गंभीर है। ठीक, मैं सभी अल्पसंख्यक बात नहीं कर रहा हूं, यदि हम क्रिश्चियन ईसाई की बात करें तो स्थिति काफी बेहतर है। इसी प्रकार से यदि हम ग्रामीण और शहरी परिवेश देखें तो वहां भी लैंगिक असमानता बहुत गहरे रूप से जड़ें जमाई हुई है। आज भी बच्ची का जन्म जब होता है तो ग्रामीण इलाकों में लोग इसको काफी अच्छी निगाह से देखते हैं। माना जाता है कि बच्ची का जन्म मतलब पिता के लिए बोझ। और एक बच्ची का जन्म जो है उसको इस रूप में मनाता है कि बच्ची जब पैदा हुई तो पिता पे निर्भर, जब वो बड़ी हुई स्कूल के लिए जाने लगी तो भाई पे निर्भर, भाई उसके देख रेख करेगा, और उससे बड़ी हुई
शादी हो गई तो पति पे निर्भर, और जब बूढ़ी हो गई तो बेटे पे निर्भर। इस प्रकार भारतीय समाज में महिला की जो अवधारणा, महिला की जो स्थिति है असमानता की, उसको हम एक रूप में कहें तो ये पूरी तरह से मौजूद है निर्भरता पे। निर्भरता शब्द मैं इसके लिए लिखा हूं यहाँ पे। निर्भरता हमारे यहाँ माना गया कि निर्भरता, महिला मतलब निर्भर, ठीक। जीवन के हर चरण पे उसकी डिफरेंट डिफरेंट निर्भरता होगी। पिता, फादर, उसके बाद भाई, उसके बाद हस्बैंड पति, और लास्ट में जो उसका बेटा हुआ तो वो उस पर निर्भर। ये मैंने चर्चा को जानबूझ करी ताकि आपको समझ में आए कि राजनीति में जो लैंगिक भूमिका है उसका एक बड़ा कारण है सामाजिक। देखिए कोई भी समाज, किसी भी राजनीति का एक आयाम होता है। यदि समाज जैसा है राजनीति वैसी हो। ये समाज में असमानता है तो राजनीति में असमानता होगी होगी, अलग नहीं है। और ये ऐसे परिवर्तन हैं जो गहरे रूप जुड़े हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जो लंबे समय आता है। राजनीतिक परिवर्तन जल्दी समय में आता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन बहुत लंबे समय के ही जड़ों से जुड़े होते हैं और उसमें उनका संबंध होता है। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि जो महिलाओं के साथ असमानता है उसके लिए सामाजिक असमानता के रूप से एक गहरा कारण बनती है, एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। अब हम आते हैं विषय पर। यदि हम देखें भारत में राजनीति में महिलाओं की भूमिका प्राचीन काल से ही, तो हम देखेंगे समाज के हर प्राचीन काल के हर स्तर पर कभी न कभी महिलाओं की भूमिका नहीं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे राजा भी हुए, सातवाहन जैसे, जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम इस्तेमाल किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी आप पढ़ते हैं, जो दिखाता है कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति एक बेहतर सोच थी। हम ये देखते हैं कि हड़प्पा काल देखें तो वहां पे महिलाओं को परिजन जुड़ा गया। वहां जो तमाम तरह की जो मूर्तियां मिलती हैं वहां परिजन, वहां भी महिला प्रधान समाज की एक अवधारणा से दिखती है, ठीक। इसके अलावा हम देखें वैदिक काल, सभा समिति, तो हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी। हमें कुछ ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो कि स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने कई सारे मंत्र लिखे, लेकिन उत्तर वैदिक काल का महिलाओं की स्थिति लगातार रिकॉर्ड दिखाई देती है। फिर भी बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसे राजवंश में मिलते हैं जहां महिलाएं शासक के रूप में, ठीक। लगभग कमोवेश यही स्थिति मध्यकाल में, मिडावल में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान इसी प्रकार की राजनीतिक भूमिका में दिखाई देती है। रानी दिद्दा, ठीक। इसी प्रकार से हमें अकबर के समय गौड़ वंश में एक रानी दिखाई देती है, दुर्गावती। इसके हम देखते हैं कि अकबर के समय तो बाकायदा महिलाएं एक महत्वपूर्ण एक जुंटा बनाकर शासन में अप्रत्यक्ष रूप से निभा रही हैं, और यही स्थिति हमें दिखाई देती है जहांगीर के समय, नूरजहां का जुंटा। मेरा कहना तो यह है कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं का राजनीति से कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन चिंता विषय यह है कि उदाहरण हमारे पास केवल सीमित उदाहरण है। जिस प्रकार से पुरुषों की राजनीतिक भूमिका रही है उसके उदाहरण की तुलना में महिलाओं का उदाहरण बहुत कम है, और यह दिखाता है कि भारतीय समाज में राजनीति महिलाओं की भूमिका होती रही है। अब हम आते हैं आधुनिक भारत। भारत में जब यूरोपियों का आगमन हुआ, उनके आगमन के साथ नए विचारों का भी आगमन हुआ, नई शिक्षा पद्धति, न्यू वेस्टर्न एजुकेशन भारत में, और इस न्यू वेस्टर्न एजुकेशन से भी हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर एक गिरा पर समाज के सभी तबकों पर, लेकिन महिलाओं पर, और ऐसा सीधा उदाहरण है कि हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी भूमिका महिलाओं की, चाहे फिर वो बापू के साथ उनकी धर्मपत्नी के रूप में हो, या फिर सरोजिनी नायडू के रूप में हो जो बापू को पिता कहती हैं, या फिर वो कमला नेहरू के रूप में हो, या आदि रूप में हो। मैंने एक आध उदाहरण दिए हैं, बाकी सब हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि रोल ऑफ जेंडर समझे। तो स्वतंत्र संग्राम में हम देखते हैं, चाहे वो क्रांतिकारी गतिविधियां हो, चाहे वो एक अहिंसक आंदोलन हो, महिलाओं ने पुरुषों के समान बराबर का जो है सहारा दिया, बराबर की भूमिका निभाई। लेकिन फिर भी ये उदाहरण बहुत कम है। आधुनिक भारतीय इतिहास में भी ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर से बाहर निकल के स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया। संविधान निर्माण में भी हम देखें कि महिलाओं की भूमिका रही है, लेकिन ये भूमिका सीमित रही है। और इस असमानता को समझते हुए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में कई जगह इसके लिए पॉजिटिव स्टेप लेने की बात करी, सकारात्मक कदम उठाने की बात करी, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है हमारी संविधान की प्रस्तावना,
जिसमें कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की समता लाने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14, 15 इनमें बातें की गई, किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाए। सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन में लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव पेंशन पॉलिसी, उसमें भी कहा गया है कि समान कार्य के समान वेतन, महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, इसकी बातें की गई। और ये सब बातें आज नहीं, ये बातें की गई 1947 में। अतः संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत में लैंगिक समानता एक बड़ी चुनौती है और हम ये भी जानना चाहिए कि लैंगिक समानता नहीं आ पाएगी इंडिया में, यदि नहीं है तो उसका हम क्या जोखिम भुगत रहे हैं। मैं ये हालांकि निष्कर्ष बोलना चाहिए, लेकिन पहले बोल देता हूं, किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी राष्ट्र के विकास के लिए उसके संपूर्ण संसाधनों का 100% योगदान आवश्यक है। और हमारी आबादी की 50% महिलाएं, यदि हम उनको राष्ट्र निर्माण में नहीं जोड़ेंगे तो राष्ट्र की विकास गाथाएं हम कैसे लिखें। ठीक, तो महिलाओं की या लैंगिक समानता की राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष भूमिका है, इसको समझना पड़ेगा, तब जाके हम बाकी चीजों को जोड़ पाएंगे। ये बातें मैंने कही संविधान के संदर्भ में। संविधान में हमने शुरुआत से ही व्यस्त मतदान दिया। दुनिया के कुछ उन देशों से हमें जिन्होंने शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों समान राजनीतिक अधिकार देने की प्रयास की गई, जबकि दुनिया के देशों में महिलाओं को शुरुआत में वोटिंग राइट्स नहीं था। लेकिन भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसने आजादी तुरंत बाद महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया। ठीक, लेकिन क्या महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने से क्या उनकी राजनीतिक भूमिका हो गई? एक चीज नहीं, तो हमें और कुछ सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। संविधान में प्रावधान करने से क्या लैंगिक समानता आ गई? नहीं, तो हमें लैंगिक समानता के लिए और भी कुछ सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार ने इसके लिए बालिका शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि कार्यक्रम शुरू किए गए, क्योंकि बेसिकली ये जो लैंगिक भूमिका है राजनीति में महिलाओं की कम, इसके पीछे बड़ा कारण है सामाजिक कुरीति, सामाजिक सोच, वो हमें बदलनी पड़ेगी। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ चर्चा करी महिला असमानता के आदि। अब हम बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारे तमाम पैरामीटर शिक्षा में हो, आदि में हो, समानता तो कुछ हद तक आने लगी है, मतलब ऐसा मतलब सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी पर्याप्त गैप बाकी है। ये बातें हो गई रोल ऑफ जेंडर इन पॉलिटिक्स को लेकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताइए कि हमारे यहां स्थानीय निकाय में, लोकल बॉडीज, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया। अब हम इसका बात का अवलोकन कर लेते हैं कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण जो दिया गया है वो लाभदायी रहा है। इसके दो एस्पेक्ट है। कुछ लोग कहना है कि महिला आरक्षण जो दिया गया इसका कोई भाव नहीं बढ़ा, क्योंकि इससे असल में उन्हीं के पुरुष प्रतिनिधि जो उनके पति हैं वही पीछे से चुनाव लड़ते हैं। नाम केवल महिला का होता है और प्रचार में केवल उनका चेहरा होता है, लेकिन असल में सारे अधिकार पुरुष प्रतिनिधि यूज करते हैं। इसके लिए सरपंच प्रतिनिधि नामक एक कॉन्सेप्ट चर्चा में रहा है शब्द, तो ये आपको बताना चाहिए। तो कोई कोई एक वक्त बोलता है पता नहीं रहा, लेकिन कई ऐसी महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि रही हैं जिन्होंने वास्तव में पंचायत के माध्यम से महिलाओं के हेतु कई सारे कदम उठाए। तो उनको पता है कि बच्चियां शिक्षा के लिए क्यों नहीं आती। जब वो मुखिया बनी तो उन्होंने स्कूलों में बच्चों के लिए अलग से शौचालय के निर्माण, उन्होंने ये देखा कि बच्चे इसलिए भी नहीं आती, कई बार माँ बाप भी उनको नहीं भेजते होता शादी करने, तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उस इलाके के लोगों को जागरूक किया और उनको प्रेरित किया कि बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों में कुपोषण की बड़ी समस्या थी, उस कुपोषण को दूर करने के लिए मिड डे मील के माध्यम से उनको सुविधा दी गई। ये देखा गया कि जहां पे महिला प्रतिनिधि संवेदनशील है उन्होंने काफी सकारात्मक कदम उठाए, महिलाओं को तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधा दी। ये तो होगी स्थानीय प्रतिनिधि के लेवल पर बात। कई लोग बोलते हैं कि पुरुष प्रतिनिधि इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या फायदा। तो मैं इसको काउंटर करता हूं कि ठीक है, करने दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं को राजनीतिक अधिकार न दें। एक समय ऐसा आएगा कि वही महिला जो भी पुरुष प्रतिनिधि के पीछे काम कर रही है, जब वो अपने अधिकारों पर जागरूक होगी तो वो आगे होकर काम करेगी। ठीक, तो ये भी आपको इसको समझना पड़ेगा। ये कहना कि पुरुष प्रतिनिधि यूज करते हैं शक्तियों का, महिलाएं नहीं करती इसलिए उनका आचरण व्यर्थ है, ये पूरी तरह से आधी अधूरी बात है। अब हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो एक चीज और स्पष्ट है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है पॉलिटिक्स में महिलाओं की भूमिका को लेकर, ये केवल
भारतवर्ष में अकेला नहीं है, दुनिया के कई देशों में हम देखते हैं कि महिला प्रतिनिधियां नहीं। अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। भारत में तो हम देखते हैं कि हर पद पे कहीं ना कहीं महिलाएं का प्रतिनिधित्व रहा है, और पीछे कुछ सालों से तो बढ़ा है। शिक्षा के सार्वभौमिक फैलाव के कारण ये महत्वपूर्ण चीज हुई है भारतवर्ष में। तो इसके लिए हमें, जो मैं बोल रहा हूं कि ये केवल भारत की एक समस्या नहीं। यदि हम कुछ फिगर्स लें, वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, इसमें भारत का स्थान 156 देशों में 140 है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान से भारत पीछे है। तो ये एक चीज है। और राजनीतिक घटक में, पॉलिटिकल फैक्टर में देखें हम इसमें, तो भारत का लगभग 13% में गिरावट आई है, तो चिंता का विषय है। बट फिर भी हमने काफी लंबी यात्रा को पूरा कर लिया है। ठीक, अब हम आते हैं कि क्या महिलाओं के लिए राजनीति में भूमिका के हमारे पास आरक्षण एकमात्र विकल्प है कि और भी कई विकल्प है? आरक्षण भी एक विकल्प है, और आरक्षण को हम नकारात्मक ना देखें, ये तरह से सकारात्मक प्रयास समाज के उन वर्गों को आगे लाने के लिए जो राजनीति में भी पीछे छूट गए। ठीक, और ये बात अभी बाकी वर्गों की लागू होती है, अनुसूचित जाति जनजाति की, और ओबीसी के लिए तो ये बात महिलाओं की लागू होती है, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक, तो आरक्षण एक तरीका होता है, लेकिन आरक्षण एकमात्र तरीका नहीं है। हमें बाकी तरीके पर विचार करने पड़ेंगे, जैसे महिला शिक्षा को आप जिस तेजी सुधारें। शिक्षा एक ऐसा भाव लेके आती है मनुष्य के मन में, आत्मनिर्भरता का, जो उसके जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। एक शिक्षित व्यक्ति जब घर से निकलता है तो उसे इस बात का विश्वास है कि मैं अपनी आजीविका जुटा लूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, और निर्भरता का भाव सारी समस्या जो है, और ये जब टूटेगा बेड़ियां, तो स्वाभाविक है महिलाओं की शिक्षा में, महिलाओं की राजनीति में भूमिका भी बढ़ेगी। महिला संवेदनशील कानून बनेंगे, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और ये जो महिलाएं निकल के आएंगी, ये समाज के बाकी वर्गों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। इससे वंचित वर्ग, समाज की ऐसी महिलाएं जो पीछे रह गई, उनको अपनी आवाज रखने का मौका मिलेगा, उनकी समस्याओं को भी वैश्विक और राष्ट्रीय और राज्य मंच पे जगह मिलेगी। तो राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर ये पूरी बात है जो मैंने आपको चर्चा करी। कुछ फैक्ट्स फिगर्स मैंने पीडीएफ में और लगा दी है ताकि आपको आइडिया लगे, लेकिन ओवरऑल इसी को आप थीम बना के आंसर तैयार करिएगा, और इसको इस रूप में अवश्य मानिए कि राष्ट्र के निर्माण में लैंगिक असमानता सबसे पहला हमारा कार्य है। जब तक हम लैंगिक समानता नहीं लाएंगे, हम राष्ट्र के विकास को संभव नहीं कर सकते, और लैंगिक समानता राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी स्तर पे होनी चाहिए, तभी ये लाभदायी होगी। धन्यवाद।